बच्चों, आज हम पाठ 5 फूल और कांटा नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो सबसे पहले पाठ का परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि फूल और कांटे एक ही डाल पर उगते हैं। उनका एक सा पालन पोषण होता है, फिर भी एक सदा दूसरों को चुभन, दुख, दर्द, चोट आदि देकर हानि पहुंचाता है तथा दूसरा खुशबू, सुंदरता, कोमलता आदि देकर सदा दूसरों के जीवन में खुशियां भरता है। तो इसमें कवि ने फूल और कांटे के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए प्रकृति की बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति की है। तो अब हम यहाँ पर कविता का आदर्श गायन करेंगे तथा उसका भावार्थ समझेंगे। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक नव भारती हिंदी पाठमाला के पाठ 5 फूल और कांटा नामक कविता से ली गई हैं। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रसंग: इन पंक्तियों में कवि ने फूल और कांटे के माध्यम से मनुष्य के स्वभाव में अंतर बताते हुए कहा है। इसका भावार्थ: इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फूल और कांटे दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं और वही उन्हें पालता पोषता है। रात होने पर जब चांद चमकता है तो दोनों पर एक सी चांदनी पड़ती है। उसी प्रकार मनुष्य एक ही समाज में जन्म लेकर उसी में पलता और बढ़ता है। अगली पंक्तियां: मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। संदर्भ पूर्ववत, मतलब कि पूरी कविता का संदर्भ एक जैसा ही रहेगा। प्रसंग: इन पंक्तियों में कवि ने फूल और कांटे के स्वभाव में अंतर के माध्यम से मनुष्य के स्वभाव में अंतर बताते हुए कहा है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फूल और कांटा दोनों पर एक समान बादल बरसते हैं और उन पर एक समान हवा बहती है, फिर भी सदा हम देखते हैं कि दोनों का व्यवहार एक सा नहीं होता है, उनमें बहुत अंतर होता है। उसी प्रकार एक समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों का स्वभाव भी अलग अलग होता है। अगली पंक्तियां: छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, भौरे का है वेद देता श्याम तन। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग: इन पंक्तियों में कवि ने कांटे के स्वभाव के बारे में बताया है। तो प्रसंग को आपको पंक्तियों के आधार पर चेंज करना है थोड़ा सा। भावार्थ: इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कांटा किसी की उंगली में चुभ जाए तो उसमें छेद कर देता है और किसी के कपड़े फाड़ देता है। वह प्यारी प्यारी तितलियों के पंख काट देता है और भौरे के सांवले शरीर में भी धंस जाता है। जिस प्रकार कांटा सभी को कष्ट पहुंचाता है, उसी प्रकार समाज में बुरा व्यवहार करने वाले मनुष्य सभी को कष्ट पहुंचाते हैं। अगली लाइन है:
फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा, देता कली जी की खिला। संदर्भ पूर्ववत प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने फूल के स्वभाव के बारे में बताया है। भावार्थ, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाकर उन्हें खुशी देता है तथा भौरे को अपना अनोखा रस पिलाता है। अतः जिस प्रकार फूल अपनी सुगंध और अच्छे व्यवहार से सभी प्राणियों के मन को खुश कर देता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष भी अपने अच्छे व्यवहार से सभी को खुशी देते हैं। आगे देखिए, है खटकता एक सभी की आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। संदर्भ पहले जैसा ही प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने फूल और कांटे के स्वभाव के अंतर के माध्यम से मनुष्य के स्वभाव में अंतर बताते हुए कहा है। भावार्थ, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक तो कांटा है जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, वहीं दूसरा फूल है जो कि देवताओं के सिर पर विराजमान होता है तथा सबको खुशियां देता है। उसी प्रकार यदि किसी मनुष्य का व्यवहार अच्छा नहीं है, उसमें श्रेष्ठता की कमी है, तो उसका अच्छे कुल में जन्म लेना भी बेकार है, किसी काम का नहीं है। अतः मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कुल में जन्म लेने से। तो इस कविता में हमें क्या संदेश दिया गया है? इस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि जिस प्रकार फूल और कांटे के स्वभाव में अंतर होता है तथा फूल सभी को खुशी देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करके परोपकार की भावना रखनी चाहिए। अब इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ। मेघ बादल, वसन कपड़ा, अनूठा विलक्षण सबसे अलग, कुल वंश, पर पंख, बड़प्पन महानता, जी मन, श्याम सांवला, शीस सिर, सोहता सुशोभित होना, निज अपना और वेद मीन्स धंसना। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फूल और कांटे कहाँ पर रहते हैं? आंसर है फूल और कांटे एक पौधे पर ही रहते हैं। नंबर 2, कांटा किसका श्याम तन वेद देता है? आंसर कांटा भौरे का श्याम तन वेद देता है। नंबर 3, सबकी आंखों में कौन खटकता है? आंसर है सबकी आंखों में कांटा खटकता है। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, कवि ने फूल और कांटों के स्वभाव में क्या अंतर बताया है? तो इसका उत्तर है कवि ने फूल और कांटों के स्वभाव को बिल्कुल अलग बताया है। कांटे सबको दुख व हानि पहुंचाते हैं, वहीं फूल सबको खुशी व आनंद देते हैं। नंबर 2, फूल तितलियों और भौरों के साथ क्या करता है? इसका आंसर फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है और भौरों को अपना रस पिलाकर खुश करता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का भाव है कि
यदि किसी मनुष्य का व्यवहार अच्छा नहीं है, उसमें श्रेष्ठता की कमी है, तो उसका अच्छे कुल में जन्म लेना भी बेकार है, किसी काम का नहीं है। अतः मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, एक सी परवरिश मिलने के बाद भी लोग फूल को पसंद करते हैं तथा कांटों को नापसंद करते हैं, ऐसा क्यों? तो आंसर, एक सी परवरिश मिलने के बाद भी लोग फूल को पसंद करते हैं क्योंकि वह अपनी सुगंध, प्रेम व कोमल व्यवहार से सबको खुशी व आनंद देता है, तथा कांटों को नापसंद करते हैं क्योंकि वे सदा दूसरों को चुभन, दुख, दर्द तथा चोट पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता का मूल भाव, जिस प्रकार फूल और कांटे एक ही डाल पर उगते हैं, उनका एक सा पालन पोषण होता है, फिर भी एक सदा दूसरों को चुभन, दुख, दर्द, चोट आदि देकर हानि पहुंचाता है, तथा दूसरा खुशबू, सुंदरता, कोमलता आदि देकर सदा दूसरों के जीवन में खुशियां भरता है। उसी प्रकार मनुष्य भी एक ही समाज में जन्म लेता है, फिर भी सभी का स्वभाव अलग अलग होता है। श्रेष्ठ पुरुष फूल के समान अपने अच्छे व्यवहार और परोपकार से सबको खुशी देते हैं, तथा बुरा व्यवहार करने वाले मनुष्य हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। अतः मनुष्य की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों से होती है। अब लेखक का जीवन परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति होने का गौरव प्राप्त है तथा इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। प्रिय प्रवास इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है तथा यह हिंदी भाषा में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इन्होंने अपने काव्य में नए ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हरिऔध की मृत्यु 16 मार्च 1947 को हुई। रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही, वनवास, परिजात, रस कलश, अधखिला फूल आदि। धन्यवाद।